नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। डेयरी और पशुपालन मंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश भर में दुग्ध डेयरी बूथों के आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को 2 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे ट्रैफिक पुलिस न होने की स्थिति में स्थानीय थाने से समन्वय कर बूथों के लिए स्थान चिन्हित करें और अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ सूची डेयरी फेडरेशन को सौंपे। आवंटन उन्हीं को मिलेगा जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, जिससे सुबह 5 बजे बूथ खोलना सुनिश्चित हो सके। डेयरी और पशुपालन मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार प्रदेश भर में दुग्ध डेयरी बूथों का आवंटन करने का प्रकरण था। उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और 5 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। वो लगभग 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके साथ ही हमने हमारे जितने भी नगर निगम हैं, नगर परिषदें हैं, हमारी नगर पालिकाएँ हैं, उनको निर्देशित कर दिया है कि इन्होंने जिस जिस नगर निकाय के लिए जितने जितने बूथ आवंटन की संख्या दी है उसके मुताबिक जगह का आवंटन करके और जयपुर जैसे शहरों में जहां ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस से समन्वय करें और जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहां स्थानीय थाने से समन्वय करके जगह का चिन्हीकरण करें और चिन्हीकरण करके उसको सूचीबद्ध करके और सूची के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को प्रस्तुत करें। अभी 2000 और आगे 500 और हैं। इस प्रकार कुल 2500 बूथों का आवंटन होना है। 2500 बूथों में 12,000 आवेदन आए हुए हैं। हाँ, आवेदन सब जगह से दे दिए। एक बार तो आ गए, अब उसमें कुछ संशोधन उन्होंने किया, उसके हिसाब से कुछ दस्तावेज और मांगेंगे। एक बड़ी समस्या ये आई कि डेयरी का बूथ सुबह 5 बजे खुलना चाहिए, तो हमने ये तय किया है कि डेयरी का बूथ का जो जगह का चयन होगा, डेयरी बूथ आवंटन जिसको होगा वो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला होना चाहिए, ताकि वो समय पर जाकर डेयरी बूथ खोलकर उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का डेयरी का प्रोडक्ट, दूध है, दही है, छाछ है, जो भी है, उपलब्ध करा सके। और रात को भी वो 9-10 बजे जो भी समय तय स्थानीय निकाय और डेयरी संघ करेगा तब तक वहाँ वो अपनी सेवाएं देता रहे। प्राथमिकता उसको देंगे और अगर वहाँ कोई प्राथमिक नहीं मिलेगा तो फिर बाकी को मिल जाएगा। विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्लेषण करने पर उनके पास सरकार की आलोचना का कोई ठोस आधार नहीं बचेगा। उन्होंने 1948, 1962 और 1971 के ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए विपक्ष की विफलताओं को उजागर किया और कहा कि आज ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम पर भी विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रहित के खिलाफ है। सरकार दबाव में नहीं, संकल्प में काम कर रही है। देखिए, मैंने अभी भी निवेदन किया था, विपक्ष अगर अपने गिरेबान में झांकेगा तो उनको बोलने के लिए एक शब्द नहीं मिलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, 1948 का पाकिस्तानी सेना का कबायली भेष में जम्मू कश्मीर पे हमला करना और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ सैनिक सहायता भेजने में देरी करना, जिसकी वजह से आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। वो तो भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत को सदैव ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने समय रहते जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को भेज दिया। वो किस प्रकार भेजा वो भी दस्तावेज में अंकित है। और उसके बाद हमें भारत को ऋणी रहना चाहिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने 65 में पूरे विश्व के दबावों को नकारते हुए और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। और अमेरिका जैसे देश ने जब गेहूं आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी तो उसकी भी परवाह नहीं की और भारत के नागरिकों से अपील की कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखें। और आज भी उनके समय के आह्वान को हिंदुस्तान में करोड़ों लोग पालन कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा 1962 और 1971 का युद्ध। 1962 के युद्ध में चीन की सीमा पर हमारी सेना लगातार दिल्ली से गुहार करती रही कि हमें हवाई सेना का समर्थन दिलाएं, हमें गोला बारूद भेजें, हमारे यहाँ रसद ख़त्म हो गया, रसद भेजें। और दिल्ली से हर मामले में ना होती रही और उसका परिणाम था कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। बात करें हम 1971 की
हम 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को चिकन बिरयानी खिलाते रहे, लेकिन हमारे 500 कुछ सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में थे वो वापस नहीं ला पाए। आज वो अगर अपने आप की बहादुरी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे घटिया बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। मंत्री ने कहा कि सरकार का कार्य राष्ट्र की प्रगति, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि विपक्ष का दायित्व रचनात्मक आलोचना करना होता है। दुर्भाग्य से आज विपक्ष हर विषय पर केवल विरोध कर रहा है, चाहे वह आपदा हो या सुरक्षा। सरकार पूरी शक्ति से राहत कार्यों में लगी है। नगर निगम में भ्रष्टाचार और हेरिटेज अधिकारी युगांतर शर्मा पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने अभी भी निवेदन किया था, भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी खामी है। लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष अपने नीति निर्धारण करके राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के प्रगति के लिए और राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने हिसाब से काम करता है। विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो सत्तारूढ़ दल की जिसकी भी सरकार है, उस सरकार के कार्यों की समालोचना करे। समालोचना का अर्थ ये होता है कि सरकार ने जो अच्छा काम किया उसकी सराहना की जाए और कहा जाए कि इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और सरकार के कामों में कोई कमी खामी उनको अगर नजर आती है तो उस कमी खामी को उजागर करते हुए अपनी तरफ से सुझाव दिया जाना चाहिए कि अगर आप इसको इस प्रकार से करते तो इसके बेहतर परिणाम आ सकते थे। ये तो है लोकतंत्र में एक सही विपक्ष की भूमिका। अब कोई विपक्ष अगर केवल मात्र आलोचना पे ही उतर जाए तो उसका दुनिया में किसी के पास कोई इलाज नहीं है। के कहर के आगे किसी की औकात नहीं है। फिर भी हम हमारी यथाशक्ति इस कहर का मुकाबला कर रहे हैं और जितना कुछ हमसे बन पड़ा है वो कर रहे हैं, और ये प्रकृति का कहर जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत निलंबित किया गया। एक विशेष तौर पे एक नाम बार बार चल रहा है युगांतर शर्मा का। उनका पहले भी नाम उनको हटा दिया गया था, लेकिन रातों रात में वापस आ गए और अभी सुनने में आ रहा है कि वो अंडरग्राउंड है। तो इस प्रकार के और जो अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई? जांच चल रही है। जांच में जिसका दोषी के रूप में नाम आएगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।